नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और एक दिन की बाजार बंद होने की छुट्टी के बाद फिर से हम आ गए हैं और मजबूत शुरुआत तो हुई है बाजार की, लेकिन थोड़ा सा बाजार वहां से अब हल्का बिल्कुल। होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा-सा लगता है कविता कि हाँ, ये जो हिचकोले वाला है, ये थोड़ा बहुत कभी बेहतर, कभी थोड़ा नुकसान, इस तरह का बाज़ार बिल्कुल। शायद इलेक्शन तक चलता रहेगा। और उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से नतीजों का एक सीज़न है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाज़ार के लिए वो अहम क्यूज़ होंगे। लेकिन चलिए, मेहमान भी हमारे साथ शो में जुड़ने वाले हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हमने देने हैं और ये सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इसके साथ-साथ अगर आप सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, तो अपने सवालों को आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम तक पहुँचा सकते हैं। यूट्यूब पर खासतौर से अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। और लगे हाथों जल्दी से बाजार के कुछ लेवल्स भी हम चेक कर लेते हैं, जहां पर 22,160 के आसपास निफ्टी फिलहाल दिखाई दे रहा है। बहुत ही मामूली बढ़त हरे निशान में, लेकिन फ्लैटिश हम देख सकते हैं। सेंसेक्स यहाँ पर लाल निशान में लेकिन फ्लैट। और बैंक निफ्टी आप देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी फ्लैट रुझान है, 47,500 के आसपास के लेवल्स, लेकिन वहाँ भी टिक नहीं पा रहा। एडवांस डिक्लाइन में अभी भी 1606 एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं, 662 डिक्लाइंस है। लेकिन अब आने वाले कारोबारी सत्रों में आज के ये कैसे फिगर कहाँ किस ओर पलटती है, बदलती है, वो देखना होगा। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ टॉप गेनर्स अभी तक के जो सामने आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आए। पावर ग्रिड में आप देखिए 3.5% की तेजी, बीपीसीएल में लगभग 2.5%, अदानी पोर्ट्स दिखाई दे रहा है आधे परसेंट 1.5% की तेजी के साथ। एचडीएफसी लाइफ हिंडाल्को एमएनएम में भी हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की तेजी के साथ कारोबार है। इतना ही नहीं, कमजोरी में आप देख सकते हैं एचसीएल टेक का नाम है, नेस्ले, एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन जैसे काउंटर्स में आज हम जो है कमजोरी का रुझान देख रहे हैं। लेकिन क्लियरली कुछ काउंटर्स देखिए, इन्फोसिस पर नतीजों से पहले फिलहाल काफी फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन लाल निशान में कारोबार करता हुआ। इसके अलावा कुछ कंज्यूमर काउंटर्स आप देखें तो ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, यहाँ पर नेस्ले भी, यहाँ पर भी इन तमाम काउंटर्स में हम दबाव देख रहे हैं, लगभग 1.5 से 2% तक का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार के फिलहाल के लेवल्स ये हैं, लेकिन हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं और साथ ही बाजार को लेकर उनकी राय भी जानते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, एंजल वन की स्नेहा जैन। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और अविनाश जी, बताइए, कल की छुट्टी के बाद बाजार आज आया, शुरुआत में लगा थोड़ा सा दम होगा, लेकिन अब थोड़ा सा कमजोर होता हुआ या फ्लैटिश सा रुझान बाजार में दिखाई दे रहा है। आज की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं बाजार की? और कल भी एक कारोबारी सत्र है, आज अहम नतीजे भी आने वाले हैं, बताइए किस तरह का माहौल बन रहा है? कविता, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स एक छोटे रेंज में काम करेंगे और मुझे लग रहा है कि देखिए, मार्केट में जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर जो अभी चल रहा है वो रुपया का वीकनेस है। रुपया वीक काफ़ी हो चुका है, आरबीआई कोशिश कर रहा है कि रुपया को होल्ड करे। मेरे ख्याल से मार्केट्स को कभी पसंद नहीं आता कि वीक रूपी आए, क्योंकि वीक रूपी मार्केट्स के लिए एक सेंटिमेंटली नेगेटिव फैक्टर होता है, मैक्रोस भी थोड़े इम्पैक्ट होते हैं। प्लस एफआईएस की बिकवाली अगर हम पिछले 8 से 10 दिन में देखें तो लगातार एफआईएस कैश मार्केट में काफ़ी बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं और नतीजों का सीज़न है। आपने सही कहा कि देखिए, कंपनीज़ में नतीजे अगर अच्छे आते हैं, उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। लेकिन इंडेक्स के लिए मुझे लगता है कि मार्केट शायद इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। कोई बड़ा अपसाइड या बड़ा डाउनसाइड ना आ सके और 19 तारीख से तो इलेक्शन का पहला दिन है, तो मार्केट इस डेवलपमेंट को भी बहुत क्लोज़ली वॉच करेगा। और नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन का शेड्यूल चालू होता है, तब मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, तो मार्केट ऊपर-नीचे होता रहेगा। मेरे ख्याल से नतीजों का सीज़न है, तो आई वुड स्टिल स्टिक टू अ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडेक्स पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आपको नियर टर्म में आएगी। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मार्जिन्स और आउटलुक के ऊपर मैनेजमेंट का अगर अच्छा पॉजिटिव रवैया आता है, जैसे कि आज इन्फोसिस के नंबर्स मार्केट के बाद आएँगे, तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि कमेंट्री अच्छी आए। डॉलर गाइडेंस में भी अगर अच्छा थोड़ा-सा पॉजिटिव गाइडेंस आता है, तो स्टॉक डेफिनिटली कल अच्छी तरह से खुलेगा। तो आई वुड बिलीव इट इज़ बेटर टू फॉलो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडेक्स पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड
या बड़ी डाउनसाइड आएगी, थोड़ा-सा एक छोटा रेंज में ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और ऊपर के लेवल पे थोड़ी-सी बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जो आज सुबह हमने देखा कि ऊपर अच्छा खुला लेकिन बाद में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में देखने को मिली। बिल्कुल। तो इंडेक्स पर कोई एक्शन फिलहाल नज़र नहीं आता, एक रेंज में ही इंडेक्स नज़र आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको अपनानी होगी। बाजार पर जो असर है वो एफआईआईज की सेलिंग, इसके अलावा नतीजों का दौर है तो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। कल पहले चरण का चुनाव है तो चुनावों के दौरान भी इस तरह के हिचकोले हमें नजर आते हैं। थोड़ा नतीजों पर नजर रखिए और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। चूंकि रुपया भी कमजोर हुआ है तो उसका भी असर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। अमित हमारे पहले कॉलर हैं हरियाणा से। अमित नमस्कार। हरियाणा में कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। जी जी, पूछे क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास बेल के 100 शेयर है और जमुना ऑटो के 200 शेयर हैं जी। ठीक है, जमुना ऑटो और इसके अलावा किसके हैं? जमुना ऑटो और बेल के बीईएल वाले बेल। बीईएल या बीएचईएल? बीईएल। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ लिमिटेड। जी। ठीक है। हाँ जी। बीईएल आपने किस लेवल पे लिया है? बेल में लिया 230 के लेवल पे जी। ठीक। 230 पे और जमुना ऑटो के 200 शेयर हैं 135 पे जी। तो आगे इनका फ्यूचर जानना चाहता हूँ। 135 या 145? 135। 35, ठीक है। तो ये हम थोड़ा करेक्ट करेंगे। 135 के भाव पे इन्होंने जमुना ऑटो लिया हुआ है, तो इनके भाव के इर्द गिर्द ही है अभी जमुना ऑटो। हम देखें वहीं बात करें अगर हम बीईएल की तो 130 की 230 की खरीदारी है, इनके भाव से ऊपर नजर आता हुआ बीईएल। चलेंगे स्नेहा के पास। स्नेहा बताएं, जमुना ऑटो और बीईएल इन दोनों पर क्या राय होगी? जमुना ऑटो इन्होंने 135 की खरीदारी की, हम यहां पे करेक्ट करेंगे, 145 नहीं 135 की खरीदारी है, और बीईएल इन्होंने 230 के भाव पे लिया है। पहले तो अगर हम बीईएल देखें तो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। डिस्पाइट अगर आप देखें तो थोड़ा हमने ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, बट यहाँ पे अगर आप काउंटर देखें तो अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास ही है। मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक जब तक ओवरऑल एक सपोर्ट जोन है अराउंड 217 220 के आसपास, तो उसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड किया जा सकता है। दूसरा काउंटर जो जमुना ऑटोज अगर हमने जो डिस्कस किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है ये काउंटर। रिसेंटली अगर आप देखें तो अपने 20 डेमा के आसपास काउंटर सपोर्ट ले रहा है, विच इज अराउंड 127। तो 127 का मेरे ख्याल से एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए, फॉलोड बाय 127 से लेके 124 तक एक सपोर्ट जोन है। तो ये सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है तब तक होल्ड करना चाहिए। ऐसा आई डोंट थिंक चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात है। अपसाइड में जो लेवल वॉच आउट करना रहेगा दैट विल बी 140 142। ये जोन निकाल देता है तो फिर से इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। ऑलराइट, तो चलिए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि नतीजों का एक सीज़न है, तो चौथी तिमाही में जस्ट डायल के नतीजे जो हैं वो आए हैं और अच्छे रहे हैं। अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो आय में 2% की बढ़त, तो मुनाफे में 26% का उछाल भी दर्ज हुआ है। मार्जिन्स में भी अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार नतीजों और साथ ही अगर हम ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो इस पर हम बात करते हैं। कंपनी के CFO अभिषेक बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और मुबारकबाद आपने जो नंबर्स प्रस्तुत किए हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे नंबर्स की। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेट्स को मात देता हुआ नंबर सामने आया है, लेकिन अब आने वाली तिमाहियों की अगर हम मार्जिन्स की आउटलुक की बात करें अभिषेक, तो फिर आप क्या प्रेजेंट कर पाएंगे, क्या आप बता पाएंगे? हमारा जो चौथा क्वार्टर था और पूरे साल फिस्कल 24 को अगर हम देखें, हमने एफिशिएंसी पे काफी काम किया है। रेवेन्यू ग्रोथ 16.2% था चौथे क्वार्टर के लिए, एंड पूरे साल के लिए तकरीबन 23.5% था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो ग्रोथ आया है ये कॉस्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हुए आया है। चौथे क्वार्टर का मार्जिन 26% से ऊपर था और पूरे साल का तकरीबन 20.8% था। सो इस साल हम लोगों ने
अपने एम्प्लॉई एक्सपेंसेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। टेक और ऑटोमेशन की हेल्प से काफ़ी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ हुए हैं। सो इन्हीं की वजह से जो ग्रोथ आया है और कॉस्ट कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। बिल्कुल। ज़रा अगर हम आपके ग्रोथ को देखें तो उसमें जो की ट्रिगर्स रहे हैं वो एक्टिव पेड कैंपेन्स की भूमिका इसमें बहुत रही है। लेकिन जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रही है। अब अगर ग्रोथ के रियलाइजेशन को देखें तो Q4 में वो क्या रही है, उसमें उस पे ज़रा नज़रिया दीजिए। चौथे क्वार्टर में हमारे पेड कैंपेस तकरीबन 8.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं और हमारे जो रियलाइजेशंस हैं वो तकरीबन 7 सवा 7% के आसपास बढ़े हैं। और जैसे हमने पहले भी कहते आए हैं कि हमारा टारगेट होता है कि ग्रोथ हमारी दोनों तरीके से आए, वॉल्यूम से भी आए और प्राइसिंग से भी आए, जो कि हुआ भी है। तो गोइंग फॉरवर्ड भी हमें लगता है कि दोनों ही लीवर्स हमें हमारी टॉप लाइन ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अभिषेक, ये बताइए, यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो B2B सेगमेंट से आ रहा है वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर हम सेल्स हायरिंग की बात करें तो इस सेगमेंट में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सेल्स हायरिंग के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगले 5 साल का नज़रिया अगर समझना चाहें B2B सेगमेंट का रेवेन्यू फ्रंट पर, तो आप क्या आंकड़ा दे सकते हैं? B2B सेगमेंट तकरीबन 2-3 साल पहले 20% से कम हमारे बिज़नेस का हिस्सा था। लेकिन इस समय B2B सेगमेंट तकरीबन 26-27% पहुँच चुका है और इस सेगमेंट में ग्रोथ श्योरली ज़्यादा है और अगले कुछ 2-3 साल में ये हमारे बिज़नेस का 1/3 पार्ट तकरीबन हो सकता है। अभिषेक, अगर हम आगे के आपके प्लान्स पर आपका नज़रिया जानना चाहें तो ख़ास तौर पे MSME बिजनेस को लेकर किस तरह के ग्रोथ प्लान पर आप फोकस कर रहे हैं और किस तरह से कोशिश होगी पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए सेगमेंट में? अगर आप देखें हमारा जो पूरा डेटाबेस है उसमें तकरीबन 4.5 करोड़ एसएमई और सारे बिज़नेसेस हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्टेड हैं। लेकिन इसमें से जो हमें एक्चुअल आज के समय में पे करते हैं, वो तकरीबन 4,90,000 के आसपास ही हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि वो करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है और जो ये एसएमईज़ छोटे बिज़नेसेस हैं, इनको भी कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशन है कि इनको भी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसा जस्टाइल है, उस पे लिस्टेड होना चाहिए, जिससे ये लोग अपने नए कस्टमर्स हर समय पा सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि एमएसएमई सेगमेंट से हमें आगे कमिंग ईयर्स में कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभिषेक, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, और कैश लेवल्स अगर हम देखें जिस पर आप फिलहाल बैठे हुए हैं तो लगभग 450 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। तो अब किस तरह से एक्विजिशंस को लेकर आपकी तैयारी है और क्या प्लान होगा इतने कैश लेवल्स को देखते हुए आगे? कंपनी में इस समय 4,625 करोड़ का टोटल कैश बैलेंस है, जो कि 7.25% के आसपास प्री टैक्स रिटर्न देता है। बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है। में हमारा फोकस कोर बिजनेस को स्टेडी स्टेट पे ग्रो करने का रहा है। आगे जाते हुए इस कैश बैलेंस को यदि हम कहीं पे डिप्लॉय करने का सोचें या वापस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचें, उस पे जैसे ही कोई बोर्ड डिसीजन लेता है, हम सबको इन्फॉर्म रखेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और नतीजों पर आज हमारे साथ बात की। और चलिए, हमारे आज के मेहमान अविनाश और स्नेहा से भी जुड़ जाते हैं और एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का व्यू दोनों ही ले लेते हैं। तो अविनाश जी, सबसे पहले नंबर्स जो प्रेजेंट हुए हैं, आप कितना इम्प्रेस हैं और आगे जो मैनेजमेंट ने रेवेन्यू पोटेंशियल्स और तमाम पैमानों पर बातचीत की है, आपको क्या आप भाप पा रहे हैं? अविनाश, आप शायद म्यूट पर हैं जी। तो देखिए जस्ट डायल के नंबर्स जो आ गए हैं, मुझे लगता है कि ऑपरेशनली बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। हालाँकि मार्केट का अनुमान था कि टॉप लाइन ग्रोथ भी उतनी ही एग्रेसिवली आएगी। पर मेरे ख्याल से जो कॉस्ट इनिशिएटिव उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, इसका असर नंबर्स में ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से अगला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ज़्यादातर जो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस है, वहाँ पे मार्केट्स काफ़ी पॉज़िटिव है क्योंकि इंक्रीमेंटल जो टॉप लाइन ग्रोथ आता है, वहाँ पे थोड़ा-सा ऑपरेटिंग लिवरेज का भी बेनिफिट इनको मिलता है।
तो मेरे ख्याल से नए सेगमेंट्स में और नए बिजनेस में और नए इन ज्योग्राफी से अभी ये रेवेन्यूज कमा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अगर किसी को लेना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए, क्योंकि अभी आज 10% स्टॉक ऊपर है, बट डेफिनेटली अगले 12-15 महीने की अगर अवधि देखें तो अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो में आपको इंक्लूड करना चाहिए। करीबन मैं समझता हूँ यहाँ से भी एक 20% की अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल लग रही है। स्नेहा, झटपट एक शॉर्ट टर्म व्यू चार्ट्स के बना पर। जी, जस्ट स्टाइल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप रिसेंटली जो काउंटर ने सपोर्ट लिया है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा अप मूव दिखाया है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली। आज गैप अप ओपन होकर भी काफ़ी अच्छी फॉलो अप है। मुझे लग रहा है करके कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 930 940 जोन के आसपास। तो अगर कोई डिप्स है आता है तो उसमें लॉन्ग किया जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 940। और अपसाइड में मुझे लग रहा है करके कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है करके कि वो यहाँ से तेजी करता है। तो एक आप एटलीस्ट 1040 1030 का लेवल्स देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो जस्ट डायल पर ये राय बन रही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिहाज से नतीजों के तर्ज पर और मैनेजमेंट। करते हैं अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी ऑप्शन की कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो लॉरस लैब्स में रहेगा। स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पे 445 की कॉल ऑप्शन लेके चलना है आपको। 9.5 रुपए के भाव पे खरीदे इसको। टारगेट जो इसका रहेगा वो 14.5 रुपए का है और स्टॉप लॉस 7.5 रुपए का है। अभी फिलहाल जहाँ स्टॉक ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनता है, जिसके हिसाब से आपका अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 8,500 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान जो है वो 3,400 का है। तो 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, उस हिसाब से ट्रेड करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि जी आपका इस खास रणनीति के लिए। तो लॉरस लैब में 445 की कॉल खरीदें, जो कि आपको 9.5 रुपए के आसपास मिलेगी। लक्ष्य 14.5 रुपए का, स्टॉप लॉस 7.5 रुपए का आपको लगाना है। अधिकतम मुनाफा जो है इसमें 8,500 तक का हो सकता है। 3400 तक का नुकसान इसमें आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए सेबी का एक रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आ रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम कितना बड़ा है। 90% लोगों को इसमें नुकसान होता है। जोखिम का दायरा किस तरह का है वो भी आपके सामने है। तो बहुत सोच समझकर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही इसमें ट्रेडिंग के लिए रणनीति बनाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ यूट्यूब पर लाइव भी हमारे पास आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। यूसुफ सिद्दीकी साहब का सवाल SW सोलार यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन पर इनका सवाल है। 50 शेयर हैं, 542 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अविनाश जी, 542 की बाइंग SW सोलार में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सोलर बिजनेस तो इनका काफी अच्छा चल रहा है, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए इनको अभी भी थोड़ा सा टाइम स्टॉक को देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि FY25 में जो ऑर्डर बुक है उसकी विजिबिलिटी आने के बाद जो रेवेन्यू का रिफ्लेक्शन होगा, इससे स्टॉक में एक अच्छी तेजी आएगी। और अभी तो रिलायंस ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक लिया है। मेरे ख्याल से पहले ये कंपनी शाहपुर जी पलंजी ग्रुप की थी। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है, प्लस डोमेस्टिक मार्केट में जो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का फोकस है, इसका भी कंपनी को फायदा होगा। तो ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण विजिबिलिटी अच्छी है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, करीबन 12 से 15 महीने अगर ये टाइम फ्रेम देते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अंबाला से राजेश कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हालचाल सर, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सर। गर्मी बढ़ गई वहां पर पंजाब में? नहीं, अभी ठीक है, मेरा इतनी अभी गर्मी ठीक है? क्या बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर पसीने पसीने हो रहे हैं बॉम्बे में। नहीं है। इधर काम ना करो। अच्छा, नहीं है। बताइए सर, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? और रिलायंस पावर के मैडम मेरे पास 800 शेयर थे। अच्छा, किस भाव पे लिए हैं सर? 28 रुपए। ओके, और आपने जब इसको लिया था तो नजरिया आपका निवेश का था? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। अभी मतलब मैं 1 साल का नजरिया और पकड़ कर चलूं? मुनाफे पर तो आप बैठे हैं, देखिए। हाँ जी, ओके ओके।
चलिए ठीक है। अविनाश, लंबा ही नज़रिया रखना चाहते हैं ये, लेकिन हम देख जिस तरह से ये शेयर फोकस में है और ओवरऑल इस सेक्टर को लेकर अब देखिए गर्मी का भी मौसम है, लगातार खबरें आ रही हैं यहाँ पर पावर की किल्लत और तमाम तरह का कंजम्पशन जो कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचता हुआ जा रहा है। तमाम समीकरणों को देखते हुए इनको और कितना रुक जाना चाहिए? क्या 1 साल और इस स्टॉक को दे या इसी क्षेत्र में दूसरी कंपनी में चले जाएं अगर इतना लंबा नज़रिया है तो? देखिए मेरे ख्याल से एक नजरिया अगर इनका कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए ये सारी अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज बहुत वॉलेटाइल है। हालांकि रिलायंस पावर ने अभी अच्छा नंबर दिखाया, अभी तो उनकी प्लांट अच्छे लेवल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काम कर रही है। मेरे ख्याल से अगर 12 to 15 मंथ्स का नजरिया लेता है तो यहाँ पे होल्ड करिए। डाउन साइड तो बिल्कुल कैप्ड है और होपफुली अगर कंपनी आने वाले साल के लिए भी अपना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली मेंटेन करती है तो 35-40 का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा मुनाफा इनको वसूल करना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां पे मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक लेवल का प्रॉफिट बुकिंग ये करते हैं तो इनको अच्छा मुनाफा होगा। बट टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीना दीजिए और थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा और इसका बेनिफिट नंबर्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, नवीन है यूपी से हमारे साथ। नवीन नमस्कार, यूपी में कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं यूपी में हापुड़ से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर जोमेटो के स्टॉक लिए हुए हैं मैंने 185 रुपए से 300 स्टॉक। ठीक है, नजरिया हमें बताइए कब तक रुक सकते हैं? 6 महीना, सर साल भर? नवंबर दिसंबर तक रुक सकता हूँ सर मैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक का रुक सकते हैं। स्नेहा जरा बताइए, नवंबर दिसंबर तक जोमेटो इनके भाव के आसपास ही है, 185 की खरीद है इनकी, क्या नजरिया बन रहा है? से अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छा मूव दिया है जोमेटो ने। मुझे लग रहा है करके कि यहाँ से अगर आप देखें कोई चार्ट में अगर कोई काउंटर अगर 20 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन द रेगुलर बेसिस तो वो काफी स्ट्रांग होता है। तो जोमेटो का चार्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन गया है अब कि वो 20 डेमा के आसपास आता है और वहां से फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें तो जोमेटो अगेन अपने 20 डेमा के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, विच इज प्लेस्ड अराउंड 180। तो 180 179 का एक सपोर्ट है, तो वो ही रिस्पेक्ट कर रहा है अभी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। एक 99 का लेवल 90 जो 200 लेवल एक रेजिस्टेंस है, बट आई थिंक वो सरपास जल्दी हो जाएगा। ओवरऑल जितना टाइम फ्रेम उनके पास है उस हिसाब से तो स्टॉक में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर बेहतर संकेत नवीन आपके लिए जोमेटो पे, और बने रहने की सलाह। जो आपने टाइम फ्रेम चुना है उसमें तो और ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है।